संस्कृति आईएएस के पीसीएस चैनल पर हम सबका हार्दिक स्वागत है और हम एक सीरीज चला रहे हैं 72 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण रिवीजन सीरीज, जिसमें आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उन पर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है और हमेशा इस सेक्शन से प्रश्न रहते भी हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अब देखिए नाम का ध्यान रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसियां थीं, एक बंगाल है, दूसरा बम्बई है और तीसरा मद्रास है। ये 3 प्रेसिडेंसियां थीं और इन प्रेसिडेंसियों के माध्यम से ब्रिटिश भारत का शासन चलाया जाता था, जिस पर एक एक गवर्नर नियुक्त होता था। ठीक है, एक एक गवर्नर नियुक्त होता था। लेकिन आगे चलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए और उस प्रावधान के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। लेकिन आगे चल के 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था थी कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था। लेकिन यहाँ के गवर्नर को ये अधिकार था कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून वगैरह विधि निर्माण कर सकते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में जो इनके कानून निर्माण की शक्ति थी वो छीन ली गई और वो किस में निहित कर दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल में। तो 1833 के एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं फिर प्रश्न पे आएंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब 1765 में बंगाल की दीवानी मिली तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी। ठीक है, तो क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा जाता है। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, रिपीटेड सवाल है, क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। अब इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से हल करना है। दरअसल बंगाल में द्वैध शासन को लागू तो जरूर किया था क्लाइव, लेकिन इस द्वैध शासन का जो जनक है वो लियोनिल कार्टिस था। ठीक है ना, तो लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कार्टिस। तो लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है, जबकि इसको बंगाल में लागू किया था किसने, क्लाइव ने। तो इसमें सावधान रहिएगा, बंगाल में लागू किया था क्लाइव ने, लेकिन जनक है लियोनिल कार्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया।
द्वैध शासन प्रणाली। तो बंगाल में 1765 की जब दीवानी मिली तो 1765 से 1772 तक द्वैध शासन प्रणाली लागू रही। द्वैध का शासन का अर्थ है दो लोगों का शासन। बंगाल के नवाब को बनाए रखा गया। कंपनी ने वित्तीय अधिकार अपने हाथ में ले लिए। नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार था, लेकिन वित्तीय अधिकारों के अभाव में नवाब प्रशासनिक दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता था, तो नवाब अलोकप्रिय हुआ। और आगे चल के वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल का प्रशासनिक नियंत्रण भी प्रत्यक्ष अपने कंपनी के हाथ में ले लिया। तो वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर है। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स इज करेक्ट आंसर, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर वंश। तो कैप्टन कर्नल स्लीमैन ने ठगों का जो है अंत किया, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। तो बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो कर्नल स्लीमैन, अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकाफ, डेनिसन, डब्ल्यू.एस. स्लीमैन। करेक्ट आंसर इज डी, स्लीमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? तो प्रथम रेलवे लाइन 1853 कहां से? बंबई से थाने के बीच में, बंबई से थाने के बीच में बिछाई गई थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी। ठीक है ना, डलहौजी था। फिर तो रेलवे का इतिहास जानते ही हैं कि सार्वजनिक जोखिम पर निजी उद्यम का एक शानदार उदाहरण था रेलवे, है कि नहीं? और फिर रेलवे ने किस तरीके से भारत के शोषण को संभव किया। ठीक है, भारत से धन की निकासी की गति को और तीव्र कर दिया। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई कि किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? डलहौजी। डलहौजी इज करेक्ट आंसर, ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा का उन्मूलन, तो बिल्कुल इसी के समय हुआ। विलियम बेंटिक का काल सुधारों का काल कहा जाता है। विलियम बेंटिक का काल सुधारों का काल कहा जाता है। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, दास प्रथा के लिए इसके उन्मूलन की भी बात की गई थी। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, इसे धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 या इसे ही लैक्स लोकी कानून भी कहते हैं, लैक्स लोकी कानून। तो 1850 यानी ये डलहौजी से संबंधित है। 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का शासनकाल रहा। 8 साल डलहौजी भारत में रहा। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, तो ये भी सही है। 1, 2, 4 यानी करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2, 4। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो बेंटिक के समय में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, है ना। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1856 में जब डलहौजी गया तो कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। तो भारत का एक तरीके से और वायसराय, प्रथम वायसराय बना, क्योंकि 1857 का गदर क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है, क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है। और क्राउन का प्रतिनिधि, सीधा प्रतिनिधि कौन हो गया? गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय कहा गया। तो करेक्ट आंसर वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। तो सी इज करेक्ट आंसर, कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? अब दरअसल अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भारत की सीमा से लगता है और इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ा जाता है। तो अफगानिस्तान के संदर्भ में अलग अलग समय में अंग्रेजों द्वारा अलग अलग नीति अपनाई गई। एक समय ऐसा था जब लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि नेपोलियन इधर आ सकता है या फिर रूस के आक्रमण का भय था। तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नीतियां अपनाई गई, समझ रहे हो, जिसमें ऑकलैंड और लिटन ने आक्रामक नीति अपनाई। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, डफरिन, कैनिंग। तो लॉर्ड लिटन ने बहुत ही आक्रामक अग्रेसिव नीति अपनाई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी।
और संधि भी की थी अफगानिस्तान के साथ। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अब यहाँ प्रश्न में नहीं आए तो जरूर उसको मार्क कर लीजिए। संबंधित है, संबंधित नहीं है, कभी कभी इसी परिप्रेक्ष्य में मानवीय गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर हो जाती हैं और सवाल हमारा गलत हो जाता है। स्ट्रेची कमीशन संबंधित है, शस्त्र अधिनियम संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बिल्कुल संबंधित है 1878 में, इल्बर्ट बिल विवाद ये संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिपन से संबंधित है। लिटन ने रिपन 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। फिर रिपन त्यागपत्र देकर चला गया। भारत में सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था रिपन। तो करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो लॉर्ड मेयो, ठीक है। मेयो, कर्जन, रिपन, तो मेयो ने विकेंद्रीकरण किया, तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण एनेक्स्ड किया, मतलब सिंध का विलय किया? वेलिंगटन, स्लीमेन, नेपियर, लॉरेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिस समय 1843 में सिंध का विलय हुआ, उस समय सिंध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसका नाम था चार्ल्स नेपियर। नेपियर बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने एक अवसर पे कहा था कि अगर मुझे भारत का शासक बना दिया जाए तो मैं भारत में राज्यों का नामो निशान नहीं रहने दूंगा। समझ रहे? बहुत बहुत महत्वाकांक्षी था। और उसका एक स्टेटमेंट सिंध विलय के संदर्भ में बहुत लोकप्रिय है कि हमें सिंध के विलय का कोई अधिकार नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ऐसा हमारे लिए उपयोगी, लाभदायक और साथ ही साथ मानवोचित नीचता होगी। मानवोचित नीचता उस अर्थ में इसने कहा था कि सिंध ने तो कभी विरोध किया ही नहीं था, लेकिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 42 के बीच में लड़ा जाता है, उस दौरान अंग्रेज़ों की पराजय हुई थी और जिसने कि अंग्रेज़ों के अहम भाव को चोट पहुंचाया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा अपनी सीमांत नीति के तहत कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने सिंध और पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत के अंतर्गत किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स नेपियर, ठीक है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति, सूची 2 विषय तथा सुमेलित कीजिए। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में व्यक्ति हैं, सूची 2 में विषय हैं, ठीक है। मैकडोनाल्ड, लिनलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड का संबंध तो द्वैध शासन से है, ठीक है। डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो सी का 1 और डी का 4, ठीक है, डी का 4। और मैकडोनाल्ड यानी कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है। ए का 2 यानी करेक्ट आंसर सी। बी का 3 लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, एकदम सही है। तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सावधानी से ऐसे प्रश्नों को हल करना है, मिलाना है। बहुत अति आत्मविश्वास में नहीं आ जाना है, नहीं तो ऐसे प्रश्न फट से गलत हो जाते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध। नागपुर, जयपुर, संबलपुर, सतारा। तो नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, सतारा, उदयपुर, बघाट, झांसी, ऐसे राज्यों का विलय गोद निषेध के माध्यम से किया गया था। जयपुर का विलय नहीं किया गया था, तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग फेंस की नीति, संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। ये फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जैसा कि जानते हैं साम्राज्यवादी नीति के तहत उसने सहायक संधि प्रॉपर तरीके से एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को लागू शुरू करने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसने सहायक संधि को इम्प्लीमेंट किया था। हालांकि सहायक संधि की जैसी कुछ कुछ बातें हमें डुप्ले की नीतियों में मिलती हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति के तहत इसे लागू किया, समझ।
और जिसमें मुख्य दो बातें थीं कि जो भी राज्य, देशी राज्य, जो भी भारतीय राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता था, उसके डिफेंस और उसके फॉरेन यानी विदेशी मामले और सुरक्षा मामले कौन हस्तगत कर लेता था? ब्रिटिश सरकार ले लेती थी। यानी कि सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने सुरक्षा के नाम पर भारतीयों की स्वतंत्रता का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। और इसी क्रम में जो पेशवा, मराठा पेशवा है ना, बाजीराव द्वितीय, उसने जो है बसीन की संधि 1802 में की, जो कि एक प्रकार की सहायक संधि थी। और आगे चल के जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो वेल्जेली कहता है ना, बसीन की संधि एक बेकार आदमी से की गई संधि थी। ठीक है, तो मराठा पेशवा ने इसे सबसे पहले स्वीकार किया, फिर बाद में भोसले, सिंधिया, इन लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? लॉर्ड मेयो, ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल सही है, चारों सही हैं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो 1 2 3 4 ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? ये ध्यान रखना, नहीं मिलाया था। तो सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। सिंध का विलय किया 1856 कुशासन के आरोप में, सतारा को गोद निषेध के माध्यम से। ग्वालियर का विलय, ग्वालियर में सिंधिया थे, ग्वालियर का विलय नहीं किया। ठीक है, ये अंग्रेजों के समर्थक माने जाते थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर वायसराय पर एक बम फेंका गया था। लॉर्ड कर्जन मिंटो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। ठीक है, मनमथ विश्वास है ना, दिगंबर विश्वास है ना, रास बिहारी बोस ने इसकी जो है पटकथा लिखी थी, है ना, फिर बाद में वो भाग गए। तो लॉर्ड हार्डिंग, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई? कर्जन, इरविन, मिंटो। लॉर्ड मिंटो, चेम्सफोर्ड। तो ये बात है इरविन के समय की, क्योंकि गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी ने एक बात रखी थी कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। दरअसल गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उधर लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए इरविन और गांधी के बीच में समझौता हुआ, जिसे सरोजिनी नायडू ने कहा कि 2 महात्माओं का मिलन हो रहा है, जिसमें गांधी जी ने कहा कि सभी राजनीतिक, कुछ मांगे रखी कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जिस पर की सहमति बन गई थी। उसी समय एक प्रश्न ये बड़ा विवादित है इतिहास में कि अगर गांधी जी चाहते तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की फांसी को रुकवा सकते थे। इरविन के समक्ष अगर ये प्रस्ताव रखते तो हो सकता था कि इन क्रांतिकारियों की जान बच जाती। और यही कारण है कि जब आगे लाहौर, जब कराची अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो उस अवसर पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। इसी विरोध में गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे कि उन्होंने इन क्रांतिकारियों के जान बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो खैर जो भी है, तो इरविन उस समय था, तो करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, कि इरविन के समय इनको फांसी दी गई। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की है? ठीक है, तो कर्जन के समय में हुई है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। मिंटो, कर्जन, लीटन, रिपन, तो कर्जन के समय। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है माउंटबेटन। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, प्रथम भारतीय पूछ रहा है जिन्होंने स्वाधीन स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। जमनालाल बजाज, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी। तो सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी, सुरेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें तो रिपीटेड सवाल है, सी राजगोपालचारी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इस सेगमेंट को अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिएगा और इस एपिसोड को देख के जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उनका अभ्यास भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।